consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. And today we are discussing some very important questions, very common questions जो डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद पेशेंट्स हमसे पूछते हैं. We have a set of 20 questions and we'll be discussing them today. So the first one is what to eat after delivery. डिलीवरी के बाद आपने वही खाना खाना है जो आप पहले ले रहे थे. जब आप बेबी को फीड करा रहे हो तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाती है. सो आपने एक तो कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. दूसरी चीज़ जो है, जब आप हॉस्पिटल में फर्स्ट डे होते हो तो आपको सॉफ्ट डाइट दी जाती है जिसमें दलिया और खिचड़ी आती है. आपने घर जाकर दलिया और खिचड़ी नहीं खानी है. आपने नॉर्मल खाना खाना है जो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं, वरना आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं. So have a normal diet which everybody in your family is eating. Second, very common कि क्या हम घी खा सकते हैं. मम्मा, नानी एंड दादी का यही क्वेश्चन होता है कि इसको कितना घी दे सकते हैं हम घर जाकर. देखो, घी इज़ जो आपको नॉर्मल टेस्ट के लिए घी डालना है, आपने चपाती पर लगाना है, दाल में डाल सकते हो, दैट इज़ फाइन. बट उससे ज़्यादा घी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. घी से सिर्फ बॉडी का फैट ही बढ़ता है और कोई शरीर में जो आम लोग बोलते हैं कि शरीर में ताकत आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो यू विल एंड अप गेनिंग अननेसेसरी वेट. सो घी नॉर्मल ही लो, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. आई यूजली टेल माई पेशेंट्स कि जितना आप दूध का घी बना के रखते हो उतना आप पनीर अगर ले लोगे तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज पनीर में प्रोटीन्स होते हैं एंड दैट हेल्प्स इन रीबिल्डिंग योर बॉडी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी ईट पंजीरी? पंजीरी इंडिया की हर फैमिली में डिलीवरी के बाद खिलाई जाती है. पंजीरी जब तक ड्राई फ्रूट से बनी हो दैट कैन बी टेकन इन नॉर्मल अमाउंट्स, मॉडरेट अमाउंट्स, वो लिया जा सकता है. पर अगर आप सोचें कि पंजीरी आपके फूड को रिप्लेस कर सकती है तो ऐसा नहीं करना. 1 कटोरी पर डे यू कैन हैव, उसमें घी कम से कम डला हुआ हो, ड्राई फ्रूट्स हो, आप ले सकते हो. इट कैन बी टेकन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने घर जाकर बाथ हर रोज़ लेना है. हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में कुछ ट्रेडिशंस इस तरह भी हैं, कुछ स्टेट्स में, कुछ विलेजेस में, कि 42 डेज तक जिस लेडी ने बर्थ दिया है उसे बाथ लेने नहीं देते. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. हम घर जब भेजते हैं हम यही बोल के भेजते हैं कि अब आप डेली नहा सकते हो, हेड बाथ भी ले सकते हो, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपके स्टिचेस खराब हो सकते हैं, स्टिचेस पक जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है एंड यू विल नॉट फील गुड, है ना. आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील सैड एंड डिप्रेस्ड. इफ़ यू आर टेकिंग बाथ डेली यू विल बी हैप्पी एंड चीयरफुल. और बेबी को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं जब बेबी की मदर क्लीन हो, हाइजीनिक हो. सो आपने बाथ डेली लेना है. अब बात के साथ ही सेकंड क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है कि अगर टांकों पर पानी गिर जाए तो टांके खराब तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. 7 डेज के बाद हम एडवाइस करते हैं कि आपने सोप एंड वाटर से अपने स्टिचेस को क्लीन करना है और उसके बाद उसे टॉवल से ड्राई कर देना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम वहाँ पर नहीं करेंगे क्लीन तो वहाँ पर मैल जमा हो जाता है. देयर इज़ अ हैवी थिक लेयर ऑफ ब्लैक dirty material which gets deposited on the stitches, so that has to be removed on a daily basis. आपके stitches खराब नहीं होंगे. On the contrary, अगर आप उसे dirty रखोगे तो ज़रूर उसके खराब होने के chances हैं. I have patients जो 1.5 months पर भी आते हैं and then I see at their stitches and they say कि मैम हमने तो इन्हें टच ही नहीं किया 1.5 महीने से. ऐसा नहीं करना है. आपके स्टिचेस इतने लाइट नहीं होते हैं कि टच करने से या कुछ लाइट काम करने से उनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी. सो क्लीन देम अप नाइसली, कीप योर बॉडी क्लीन एंड हाइजीनिक एंड यू विल फील गुड, योर बेबी विल बी हेल्दी. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग ब्रश करना बंद कर देते हैं. इसके पीछे कंसेप्ट है कि अगर ब्रश करेंगे तो दांत गिर जाएंगे. नो, दिस इज़ रॉन्ग. आपने ब्रश ज़रूर करना है, डेली ब्रश करना है, कोई दांत नहीं गिरते हैं आपके. इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो ये है कि जैसे ही डिलीवरी होती है किसी भी मंथ में, इवन इफ इट इज़ जून एंड जुलाई विद टेम्परेचर सोरिंग अप टू 38 डिग्रीज, तब भी क्या होता है, एक मोटी सी टोपी एंड शॉल एंड मफलर्स एंड वुलन सॉक्स पहनाकर द लेडी हु इज़ गिवन बर्थ उसको बिठा देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. इट विल लीड टू स्वेटिंग, अनकम्फर्टेबल लाइफ एंड
मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, दिस इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ना करें तो जॉइंट्स में हवा लग जाती है और बाद में ज़िंदगी में जाकर, बुढ़ापे में जाकर जॉइंट्स में पेन होती है। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, दिस इज़ अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने आपने कपड़े पहने हुए हैं, हस्बैंड ने कपड़े पहने हुए हैं, उतने ही कपड़े उन्होंने पहनने हैं जितने में वो कंफर्टेबल हों। डोर्स बंद कर देते हैं, विंडोज बंद कर देते हैं, कोई फ्रेश एयर का इनफ्लो नहीं रहता। अगेन दैट इज टू बी अवॉइडेड। फ्रेश एयर आनी चाहिए एंड द मदर शुड बी कंफर्टेबल। नाउ एक्सरसाइज कब से रिज्यूम कर सकते हैं, कब से वॉकिंग कर सकते हैं? आजकल तो सिजेरियन के बाद भी 2 डेज में आप वॉक कर सकते हो। इनफैक्ट 1 डे में आप वॉक कर सकते हो। नॉर्मल बेबी का काम आप खुद कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आप अपने बेबी का काम खुद कर सकते हो, घर में वॉक कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है वो हम 6 वीक्स के बाद रिकमेंड करते हैं, और एनी एक्सरसाइजेस वो भी 6 वीक्स के बाद रिकमेंड करते हैं। 6 वीक्स तक आपने हैवी वेट लिफ्टिंग, पैरों के बाहर बैठना, स्क्वाटिंग एंड हैवी एक्सरसाइज जो होती है वो अवॉइड करनी है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट कि आप झुक के सामान उठा सकते हो, सीढ़ियाँ उतर सकते हो कि नहीं। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हो। द थिंग इज़ कि थोड़ा सा एग्जर्शन हो जाता है अगर आप बार बार सीढ़ियाँ उतरो चढ़ो। सो वंस अ डे इज़ फाइन। जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना आप सीढ़ियाँ उतर सकते हो, झुक भी सकते हो। झुकते हुए हम ये एडवाइस देते हैं कि आपने झुकते टाइम अपने नीज को बेंड करना है, आपने कमर नहीं झुकानी है। तो अगर कोई सामान नीचे गिर जाता है तो नीज को बेंड करके आप झुको, उठाओ एंड देन यू कैन कैरी ऑन योर डेली एक्टिविटीज। नाउ अब हमारी मदर्स बहुत ही डाइट एंड फिगर कॉन्शियस हो गई हैं। सो ऑब्वियसली 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में काफ़ी वेट पुट ऑन हो जाता है। देन लैक्टेशन के टाइम भी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टेलिंग यू कि आपने कैलोरी इनटेक इंक्रीज करना है। सो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू वेट गेन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम डाइटिंग कब से कर सकते हैं? 6 मंथ से पहले आपने डाइटिंग नहीं करनी है। आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसी से आपके बेबी का जो फीड है, जो आप बेबी को फीड दे रहे हो, उसके इंग्रेडिएंट्स उसी आपके खाने से ही बनते हैं। सो 6 महीने तक आपने डाइटिंग नहीं करनी है। डू नॉट वरी। 9 मंथ्स लगते हैं वेट गेन होने के लिए, तो उसे लूज करने के लिए भी 12 मंथ्स लगते हैं। सो आपने हाइपर एक्टिव नहीं होना है और बहुत जल्दी डाइटिंग और एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी है। अनदर क्वेश्चन यूजली नानी दादीज का होता है कि अब इसको पानी किस तरह का देना है? अजवैन का पानी, गेहूं का पानी, बड़े तरह टाइप के पानी होते हैं। एनी टाइप ऑफ वाटर कैन बी गिवन। जो भी पसंद हो, ठंडा गर्म, जो भी उस तरह टाइम का मौसम हो, आप कोई भी पानी दे सकते हो। द पॉइंट इज कि आपने एटलीस्ट 2 लीटर्स पानी देना है। जितना पानी पिएंगे उतनी ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी होगी। सो 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी टेकन। आई हैव सीन पीपल जिनके यहाँ पे ट्रेडिशंस हैं कि पानी नहीं देना है, पानी से शरीर फूल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेगनेंसी के बाद कुछ स्वेलिंग शरीर में आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है, हाथों में भी आपको स्वेलिंग लग सकती है। वो इस कारण होता है क्योंकि जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो यूट्रस को जा रहा था बेबी को सपोर्ट करने के, अराउंड 750 ml पर मिनट, वो अब यूट्रस को नहीं जा रहा है और वो बाकी शरीर में आ जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है। ये वाली स्वेलिंग आपकी 7 to 10 डेज में खत्म हो जाएगी। सो पानी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप 2 लीटर्स ऑफ पानी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, सो डू नॉट स्टॉप टेकिंग वाटर। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी, आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी कम हो जाएगी। सो कीप टेकिंग 2 लीटर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं? ये क्या होता है कि ससुराल में डिलीवरी होती है, मायके में डिलीवरी होती है, देन शी नीड्स टू गो बैक। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ इंडिया में कि दिस इज़ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल थिंग्स। सो ट्रैवल आप कर सकते हो नॉर्मल डिलीवरी के बाद, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, विद इन अ वीक और 14 डेज। जब आपकी बेबी की विजिट भी हो जाए एक बार और आपकी विजिट भी हो जाए एक बार, एंड डॉक्टर सेज दैट योर स्टिचेस आर फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सो आप 14 डेज तक ट्रैवल कर सकते हो। नाउ ट्रैवलिंग के टाइम हम एडवाइस ये देते हैं कि बम्पी रोड्स अवॉइड करनी है। उस टाइम कार स्लो कर लो या बम्प्स के इधर से होकर चले जाओ। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं उन्हें लगता है कि गंदा टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा, तो वो पानी नहीं पीते कि टॉयलेट यूज़ करने का चांस ही ना रहे। सो ऐसा नहीं करना है, आपने पानी पीते रहना है। गंदी टॉयलेट सीट यूज़ करने से इन्फेक्शन नहीं होता,
पानी नहीं पीने से और यूरिन रिटेन करने से इन्फेक्शन होता है। सो कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप पासिंग यूरिन। आप अपने पास स्टर्लियम रख लो, टॉवल्स रख लो, टिश्यू पेपर्स रख लो, बट यूरिन आपने होल्ड करके नहीं रखना है। कार के आगे वाली सीट होती है जो ड्राइवर के साथ सीट होती है, उसे आप रिक्लाइन कर सकते हो, उस पर लेट कर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवलिंग के टाइम अनदर थिंग वी टेल इज कि एवरी 2 hours यू विल टेक अ ब्रेक एंड टेक अ वॉक फॉर 10 to 15 minutes। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एंड इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद है ना 6 weeks तक बॉडी में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, मतलब क्लॉट्स जमने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण आपने खूब देर तक स्टैग्नेंट पोजीशन में नहीं रहना है। इनफैक्ट कार में बैठे बैठे आप अपनी लेग्स अप एंड डाउन कर सकते हो, अपने टोज को मूव कर सकते हो, ताकि क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आपको ना हो। नाउ अनदर थिंग इज स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स की बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, ये वापस जाएंगे, ये ठीक होंगे। देखो, स्ट्रेच मार्क्स आर नेवर 100% क्योर नहीं हो सकते। आजकल बहुत एडवांस लेजर्स आ गए हैं विच कैन हेल्प, बट जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले उन पे इचिंग नहीं करनी है। जितनी आप उस पर इचिंग करोगे उतना ज़्यादा उसमें इन्फ्लेमेशन होगी और वो स्कारिंग क्रिएट करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान भी आपने उसको मॉइस्चराइज्ड रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हम कभी ये रियलाइज़ ही नहीं करते, बट स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ टमी पे नहीं होते। आप रियलाइज़ करोगे कि आपके शोल्डर्स पर, ब्रेस्ट्स पर, टमी पर, थाइज, नीज और बटक्स, इन हर जगह पर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में जब भी आप यूज़ करते हो कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयल, तो आपने इन सारे एरियाज़ पर अप्लाई करना है ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना हो। इचिंग नहीं करनी है, और धीरे धीरे जब आपकी डिलीवरी होगी, टमी अपनी नॉर्मल शेप में वापस आएगा, स्किन आपकी ठीक होगी, तो बाय 9 to 12 months स्ट्रेच मार्क्स 80 to 90% कम हो जाते हैं। कई लोगों को जिनको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनमें इट मे टेक मोर टाइम एंड दे मे नेवर रिटर्न टू नॉर्मल। नाउ आयरन एंड कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, लोग बोलते हैं कि हवा लग जाती है जोड़ों में और उसके बाद बुढ़ापे में जाके दर्द होती है। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने आयरन और कैल्शियम अपना ठीक से नहीं लिया होता। कोई भी डिलीवरी, कोई भी सिजेरियन ब्लड लॉस के बिना नहीं होता। देर इज सम अमाउंट ऑफ 200 cc, 300 cc, 500 cc ब्लड लॉस होता ही होता है। सो आपके आयरन जो बॉडी में होता है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो आयरन की गोली आपने एटलीस्ट 3 months तक डिलीवरी के बाद लेनी है। कैल्शियम इज टू बी टेकन टिल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, 6 months, 9 months, 12 months आपने लेना ही लेना है। विटामिन डी की भी इंडिया में बहुत कमी है। सो इफ़ यू हैड बीन टेकिंग विटामिन डी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो वो भी आपने डॉक्टर से पूछ के कि अब इसका क्या शेड्यूल रहेगा। दैट अगेन द प्रॉपर प्रोटोकॉल इज टू बी फॉलोड एंड विटामिन डी का रिक्वायरमेंट भी आपने पूरी करना है। नाउ द ट्रेंड इज कमिंग अप फॉर पेनलेस डिलीवरीज। हम पेनलेस डिलीवरीज काफ़ी कर रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट हमारी हर नॉर्मल डिलीवरी पेनलेस ही होती है। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा होता है जिसमें लोग पूछते हैं कि ये पेनलेस जो बैक में इंजेक्शन लगता है, इससे बैक में दर्द रहती है। ऐसा नहीं होता, कोई भी पीठ में इंजेक्शन से बैक में दर्द नहीं होती। बैक में दर्द अगेन इसलिए होती है क्योंकि कैल्शियम ठीक से नहीं लिया होता। एंड डिलीवरी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपका जो पॉस्चर होता है, कभी सोए हुए, कभी साइड लेके, कभी अजीब तरीके से एबनॉर्मल कर्वेचर में आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मुड़ी हुई होती है। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आपकी बैक हमेशा बैठे हुए स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये फॉलो करोगे, कैल्शियम प्रॉपरली लोगे एंड यू डोंट पुट ऑन एक्सेस ऑफ वेट, तो आपको बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेनलेस इंजेक्शन से या जो सिजेरियन के टाइम स्पाइनल इंजेक्शन लगता है उससे बैक की प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी हमारी ममाज को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरी फीड एडिक्वेट नहीं है, क्या मैं टॉप फीड दे सकती हूँ? टॉप फीड बेबी को नहीं देनी है, अपना ही फीड जितना पॉसिबल हो सके आपने बेबी को देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिजियोटमी स्टिचेस की केयर किस तरह से करनी है? एपिजियोटमी एक छोटा सा कट होता है जो आपके वजाइना की एंट्रेंस पे दिया जाता है फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि 14 days क्रॉस लेग्ड नहीं बैठना है, टांगी खुली करके नहीं बैठना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपने पानी खूब सारा पीना है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। एंड
एक ट्यूब आपको दी जाती है एंटीबायोटिक, जो कि थ्राइस अ डे आपने एटलीस्ट 15 डेज तक अपने स्टिचेस पर लगानी होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने ये, बिकॉज ये एरिया एनस के आसपास होता है, सो पॉटी से कंटामिनेट हो जाता है, सो दिस एरिया इज टू बी केप्ट क्लीन। आपने टच करना है अच्छे से, दिन में 5-6 बार इसे क्लीन करना है। एंड गर्म पानी का टकोर करना है, दैट इज कि एक जो टब होता है, बड़ा सा टब लेके उसमें गर्म पानी डालकर, बीटाडीन डालकर आप उसमें 30 मिनट्स के लिए दिन में 3 बार बैठ जाइए। आपके स्टिचेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच ब्लीडिंग इज नॉर्मल। ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के बाद कई लोगों को बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, वो भी घबरा जाते हैं, बिकॉज अगेन ट्रेडिशनल बिलीफ कि जितनी ब्लीडिंग होगी उतना शरीर से गंद निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यूजली सिजेरियन जब हम करते हैं तो अंदर से यूट्राइन कैविटी क्लीन ही कर देते हैं, जिसके बाद ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। अदरवाइज 6 वीक्स तक ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ आपको हो सकती है, कई बार ज़्यादा भी होती है, कई बार कम भी होती है। 6 वीक्स के बाद अगर आपको कोई ब्लीडिंग होती है तो वो आप डॉक्टर के पास जाके इवेलुएट कराओगे, कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसके लिए। अदरवाइज 6 वीक्स तक जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद होती है। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपके मेंसेस कुछ लोगों को 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए रुक जाते हैं। ये बॉडी का हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, दिस इज नेचुरल। इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान जो हमने रखना है वो ये रखना है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके मेंसेस रुक गए हैं, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। सो इफ़ यू आर क्रिएटिंग रिलेशंस विद योर हस्बैंड, सो आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, बिकॉज मेंसेस नहीं आते, ऑलरेडी इरेगुलर मेंसेस होते हैं। वी हैव सीन केसेस जिसमें कंसेप्शन हो जाती है एंड लेडी डजंट गेट टू नो टिल द बेबी इज 4 to 5 months ओल्ड, तो की प्रेगनेंसी हो जाती है। सो ध्यान रखिए कि लैक्टेशनल एमेनोरिया के टाइम आपने प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी है। थैंक यू सो मच। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस वी हैड इन माइंड। अगर आपके पास और क्वेरीज हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उन्हें भी आंसर करेंगे। वी आर अवेलेबल फॉर वीडियो कंसल्टेशन एंड टेली कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच।